हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ चेंज बाय ब्रैड स्टुलबर्ग बुक के बारे में। पंकज एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण आदमी था। जिंदगी उसके लिए एक सीधी रेखा की तरह थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर लौटो और फिर वही रोज की उलझने। हालांकि अंदर से वो बेचैन था। कुछ था जो उसे खटक रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। एक दिन उसने अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त से सुना कि उसने जिंदगी में कुछ नया करने के लिए एक किताब पढ़नी शुरू की है। उस दोस्त ने बताया कि वह किताब जिंदगी के बदलावों को समझने में मदद करती है। पंकज को लगा, चलो ट्राई करते हैं, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। किताब का नाम था मास्टर ऑफ चेंज, हाउ टू एक्सेल व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग इंक्लूडिंग यू। पंकज ने ऑनलाइन उसे ऑर्डर कर दिया और इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद किताब आ गई। पंकज ने उसे अपने हाथ में लिया और पहले पन्ने को खोलते ही जैसे उसके दिमाग में हलचल सी मच गई। किताब की शुरुआत ही कुछ ऐसे सवालों से होती थी जिनका जवाब उसे शायद खुद से कभी पूछने का मौका नहीं मिला था। क्या तुम बदलाव से डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि स्टेबिलिटी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है? पंकज ने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था एम्ब्रेस रगेड फ्लेक्सिबिलिटी। इस टर्म का मतलब समझने में उसे कुछ वक्त लगा। किताब कहती थी कि जिंदगी में टफनेस और अडेप्टेबिलिटी दोनों का होना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल के सामने खुद को कठोर बना लो या फिर हर चीज के साथ बहने लगो। इसका मतलब था कि तुम टफ बनो लेकिन फ्लेक्सिबल भी रहो। पंकज ने खुद से सोचा, यार ये रगेड फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज है? उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में एक छोटा सा उदाहरण दिया गया था, एक पेड़ और घास के बारे में। जब तेज हवा चलती है तो घास झुक जाती है, लेकिन तूफान के बाद फिर से सीधी हो जाती है। वहीं अगर कोई पेड़ बहुत कठोर हो और झुकने की कोशिश न करे तो तेज हवा उसे जड़ से उखाड़ सकती है। ये पढ़ते ही पंकज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, लेकिन कितना सही है। मैंने हमेशा सोचा कि मजबूत बनने का मतलब है कभी झुकना नहीं, पर अब समझ में आ रहा है कि झुकने में भी ताकत है। किताब ने उसे यह भी बताया कि जिंदगी में स्टेबिलिटी का मतलब हमेशा उसी जगह लौटना नहीं होता जहां से शुरुआत हुई थी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है खुद को इस तरह एडजस्ट करना कि बदलते हालात में भी आप ग्राउंडेड रहो। पंकज ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में लागू करने की ठानी। उसने खुद से सवाल किया, मुझे कहां कहां रिजिड होकर नुकसान हुआ है? वह ऑफिस की एक घटना याद करने लगा। एक बार उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट संभालने के लिए कह रहा था, लेकिन वह पुराने काम में इतना कंफर्टेबल था कि उसने मना कर दिया। तब उसने सोचा था, क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना? जो काम आता है वही करते रहो। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने उस मौके पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। पंकज को यह भी याद आया कि जब उसकी बहन ने उसे अपनी शादी के लिए शहर बदलने की बात कही थी तो उसने साफ मना कर दिया था। उसने अपनी बहन से कहा था, यार ये सब तुम्हारे बस की बात है, मुझे एडजस्ट करना नहीं आता। बहन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने पंकज की रिजिड सोच पर नाराजगी जताई। अब किताब के पहले लेसन को समझने के बाद पंकज ने सोचा, अगर मैं उस वक्त कुछ फ्लेक्सिबल होता तो शायद मेरी बहन और मेरे रिश्ते और मजबूत होते। किताब में एक और चीज लिखी थी जिसने पंकज को डीपली प्रभावित किया। यह कहा गया था कि बदलाव को रेजिस्ट करना वैसे ही है जैसे बहती नदी के खिलाफ तैरना। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन आखिरकार नदी जीतती है। अगर आप उसी नदी के साथ फ्लो करना सीख जाओ तो सफर आसान हो जाता है। पंकज ने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे डिसीजंस पर रगेड फ्लेक्सिबिलिटी का प्रैक्टिस शुरू किया। ऑफिस में उसने अपने नए प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया। उसने सोचा, क्या बुरा है, अगर फेल हो जाऊं तो भी सीखने को तो मिलेगा। वह प्रोजेक्ट हैंडल करने के दौरान उसे कई चैलेंजेस आए, लेकिन हर बार जब कोई मुश्किल आई तो उसने खुद से कहा, रगेड फ्लेक्सिबिलिटी, तू टफ रह लेकिन डर से रिजिड मत हो। वह घर पर भी चीजों को डिफरेंटली हैंडल करने लगा। पहले वह हमेशा रूटीन से चिपका रहता था। सुबह 7 बजे उठना, वही ब्रेकफास्ट खाना और दिन भर मोनोटनी में डूबे रहना। अब उसने अपनी रूटीन को कुछ चेंज किया। कभी सुबह जॉगिंग पर निकल जाता, कभी नई रेसिपीज ट्राई करता। पंकज के दोस्तों ने भी उसमें बदलाव देखा।
वे कहने लगे, यार तू पहले से ज्यादा ओपन माइंडेड लग रहा है। पंकज मुस्कुराता और मन ही मन कहता, थैंक्स टू रगेड फ्लेक्सिबिलिटी। हालांकि यह सब इतना स्मूथ नहीं था। पंकज को कई बार झुंझलाहट भी होती। उसे लगता, मैं क्यों चेंज कर रहा हूं, मैं तो पहले भी ठीक था। लेकिन फिर उसे किताब की वही बात याद आती, स्टेबिलिटी इमर्जेस फ्रॉम रीऑर्डरिंग नॉट रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेट। कहानी यहां खत्म नहीं होती। पंकज ने किताब के अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ने का मन बना लिया। उसे समझ में आ गया था कि यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। पंकज ने किताब का अगला चैप्टर खोलते हुए खुद से कहा, चलो देखते हैं अब इसमें क्या नया है। अगला लेसन था अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ चेंज। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, एक बात ने उसका ध्यान खींचा। किताब कह रही थी कि बदलाव कभी रुकता नहीं है, ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, ऑर्डर, डिसऑर्डर और रीऑर्डर। पंकज ने सिर खुजलाते हुए सोचा, ऑर्डर और डिसऑर्डर का तो मतलब समझ में आता है, पर ये अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब में लिखा था कि हमारी जिंदगी में हर बदलाव एक तय प्रक्रिया से गुजरता है। पहले एक स्टेबल स्टेट होती है, उसे कहते हैं ऑर्डर। फिर अचानक कोई डिसरप्शन या अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, इसे कहते हैं डिसऑर्डर। और जब हम उस केओस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी एक नए बैलेंस में पहुंच जाती है, उसे कहते हैं रीऑर्डर। पंकज को लगा कि ये बातें काफी रिलेटेबल हैं। उसने सोचा, तो इसका मतलब ये है कि जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए, हमें यह समझना चाहिए कि वो सिर्फ टेम्पोरेरी परेशान करेगा। डिसऑर्डर के बाद हमेशा रीऑर्डर आता है। स्टेबिलिटी वापस आती है, पर वो पहले जैसी नहीं होती, ये नई स्टेबिलिटी होती है। उसे अपनी एक पुरानी घटना याद आई। जब उसकी पहली नौकरी छूट गई थी तो वह बिल्कुल टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। कुछ महीनों तक उसने न तो किसी से बात की, न ही कोई और नौकरी ढूंढने की कोशिश की। लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने उसे मोटिवेट किया। धीरे धीरे उसने नए इंटरव्यूज देने शुरू किए और फिर एक दिन उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी पहली नौकरी से कहीं बेहतर थी। पंकज ने सोचा, यार तब मैं समझ नहीं पाया था, पर यह सच में वही साइकिल थी। मेरी पुरानी स्थिरता टूट गई थी, अस्थिरता आया और फिर जब मैंने खुद को संभाला तो एक नई स्थिरता मिली। लेकिन तब मैंने इसे डर के साथ देखा था। अब अगर ऐसा कुछ हो तो मैं इसे समझदारी के साथ हैंडल करूंगा। किताब ने एक और बात पर जोर दिया था, डिसऑर्डर को एम्ब्रेस करना। यह समझना कि डिसऑर्डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पंकज ने सोचा, शायद इसलिए मैं कई बार स्टक महसूस करता हूं, क्योंकि मेन डिसऑर्डर को एक प्रॉब्लम की तरह देखता हूं। मुझे इसे एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। किताब ने एक इंटरेस्टिंग मेटाफोर दिया था। उसमें लिखा था कि बदलाव का यह साइकिल ठीक उसी तरह है जैसे एक कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनना। पहले कैटरपिलर एक स्टेबल स्टेट में होता है, ऑर्डर। फिर वह कोकून में जाता है जहां सब कुछ कैओटिक लगता है, डिसऑर्डर। और आखिर में वह बटरफ्लाई बनकर बाहर निकलता है, रीऑर्डर। पंकज इस उदाहरण से बेहद प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, तो मेरे जिंदगी के बदलाव भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हर डिसऑर्डर के बाद मैं कुछ नया बन सकता हूं, बस अगर मैं उस प्रोसेस को समझने और एक्सेप्ट करने की हिम्मत करूं। अब उसने अपनी जिंदगी की कई और घटनाओं पर इस मॉडल को लागू करना शुरू किया। जैसे उसे याद आया कि जब उसका एक करीबी दोस्त दूसरे शहर शिफ्ट हो गया था तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी से एक अहम हिस्सा चला गया है। कुछ दिनों तक उसने दोस्त से ठीक से बात भी नहीं की, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने उस खालीपन को भरने के लिए नए दोस्त बनाए और अपनी हॉबीज पर ध्यान देना शुरू किया। पंकज ने सोचा, अगर तब मुझे ये साइकिल समझ में आती तो शायद मैं उस वक्त खुद को लेकर इतना परेशान ना होता। डिसऑर्डर हमेशा पेनफुल तो लगता है, लेकिन वे हमें एक बेटर वर्जन बनने का मौका भी देता है। किताब ने उसे एक और जरूरी बात सिखाई। रीऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वे डिसऑर्डर के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीऑर्डर हमेशा कुछ नया लेकर आता है।
पंकज को यह कॉन्सेप्ट बड़ा पावरफुल लगा। उसने खुद से कहा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे कभी भी पुराने स्टेबिलिटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुझे नए रीऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वही मेरी नई जिंदगी का हिस्सा होगा। एक दिन ऑफिस में उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई। उसे एक ऐसे डिपार्टमेंट को मैनेज करना था जो पहले से काफी इश्यूज में घिरा हुआ था। उसने सोचा, यार ये तो डिसऑर्डर ही है, सब कुछ केओटिक है, लेकिन अगर मैं इसे एज अ प्रोसेस देखूं तो शायद मैं इसे सुधार सकता हूं और रीऑर्डर की तरफ ले जा सकता हूं। उसने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। लोग उसके आइडियाज को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने केओस के साथ पेशेंस रखना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने तरीके बदले और चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह डिपार्टमेंट काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने लगा। पंकज ने अपने आप से कहा, यह तो वही है जो किताब कह रही थी। डिसऑर्डर को रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं, बस उसे हैंडल करो और रीऑर्डर अपने आप आएगा। उसकी जिंदगी का एक और पहलू भी बदल रहा था। पहले जब कोई पर्सनल प्रॉब्लम आती थी तो वह अक्सर गुस्से में रिएक्ट करता था, लेकिन अब जब भी कोई मुश्किल आती तो वह खुद से पूछता, क्या यह सिर्फ डिसऑर्डर का हिस्सा है? क्या मैं रीऑर्डर की तरफ बढ़ सकता हूं? एक दिन उसकी बहन ने उसे कॉल किया और बताया कि उनकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। पहले पंकज शायद घबरा जाता या किसी पर ब्लेम डालने लगता, लेकिन अब उसने काल्मली जवाब दिया, कोई बात नहीं, ये बस डिसऑर्डर का फेज है। हम सब मिलकर इसे रीऑर्डर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसने बहन को कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए और उन्हें इंप्लीमेंट करने में मदद की। कुछ महीनों में चीजें बेहतर हो गईं। उसकी बहन ने कहा, पंकज, तू अब पहले जैसा नहीं है। अब तू मुश्किलों को बहुत काल्मली हैंडल करता है। पंकज मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, थैंक्स टू द साइकिल ऑफ चेंज। किताब ने उसे एक और अहम लेसन दिया था, डिसऑर्डर से डरने की बजाय उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि जिंदगी में डिसऑर्डर तो बार बार आएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हर बार जब वो आएगा तो वह हमें कुछ नया सिखाएगा। और पंकज अब इस बात को डीपली समझ चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी बदलाव को लेकर रिजिड नहीं होगा। वह बदलाव को प्रोसेस की तरह देखेगा, उसे समझेगा और उसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगा। यह कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पंकज के पास किताब के और भी चैप्टर्स थे और वह हर चैप्टर को पढ़कर अपनी जिंदगी में नए नए बदलाव ला रहा था। पंकज ने किताब का अगला चैप्टर खोलते हुए सोचा, अब क्या नया सीखने को मिलेगा? तीसरा लेसन था मैनेज एक्सपेक्टेशंस। उसने टाइटल पढ़ा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, यार ये तो वही चीज है जो मुझे हमेशा परेशान करती है। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा लगा लेता हूं और फिर रियलिटी अगर मैच न करे तो दुखी हो जाता हूं। किताब की पहली ही लाइन उसे सोच में डालने वाली लगी, हैप्पीनेस इज रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। उसने इसे दोबारा पढ़ा। उसे यह बात इतनी सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल लगी कि उसने अपने नोटबुक में लिख लिया। पंकज ने सोचा, तो हैप्पीनेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को कितना मैनेज कर पाता हूं। मतलब अगर मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर लूं तो शायद मुझे डिसअपॉइंटमेंट कम होगी और सेटिस्फैक्शन ज्यादा। किताब आगे कह रही थी कि ज्यादातर लोग अपने दुख का कारण दूसरों या परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन असल में दुख इसलिए होता है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से बहुत ज्यादा होती हैं। उसे अपनी जिंदगी की कई घटनाएं याद आने लगीं। एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान की थी। उसने सोचा था कि यह ट्रिप उसकी लाइफ की सबसे बेहतरीन ट्रिप होगी। उसने हर चीज को अपने दिमाग में परफेक्ट तरीके से इमेजिन कर लिया था, खूबसूरत जगह, शानदार मौसम और दोस्तों के साथ मस्ती। लेकिन जब ट्रिप हुई तो कुछ चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली। मौसम खराब हो गया, दोस्तों में से कोई बीमार पड़ गया और होटल भी उतना अच्छा नहीं निकला। पंकज को तब बहुत गुस्सा और दुख हुआ था। उसे लगा था कि यह ट्रिप बर्बाद हो गई। लेकिन अब जब वह किताब पढ़ रहा था तो उसे समझ आया कि असल में उसका गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। अगर उसने ट्रिप को बस एक कैजुअल आउटिंग की तरह देखा होता तो शायद वह उन छोटी छोटी दिक्कतों को एंजॉय कर पाता। किताब में एक बात और लिखी थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसमें लिखा था कि लोअरिंग एक्सपेक्टेशंस का मतलब यह नहीं है कि आप एम्बिशंस छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप खुद को हर संभव आउटकम के लिए तैयार करें।
पंकज ने मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने गोल्स रखने चाहिए, लेकिन ये सोचना बंद करना चाहिए कि हर चीज़ परफेक्ट होगी। अगर मैं प्रोसेस पर ध्यान दूं और आउटकम को एक्सेप्ट करना सीख लूं तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। उसने किताब में आगे पढ़ा कि लोग अक्सर दूसरों से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यही वजह होती है कि रिश्तों में तनाव आ जाता है। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आप हर बार हर्ट होंगे। पंकज ने इस पर गौर किया। उसे याद आया कि एक बार उसने अपने दोस्त अमित से उम्मीद की थी कि वह उसकी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करेगा। अमित ने मदद तो की, लेकिन उतनी नहीं जितनी पंकज ने सोची थी। उस वक्त पंकज को अमित से गुस्सा आया था, लेकिन अब उसे समझ आया कि गलती अमित की नहीं थी, बल्कि उसकी एक्सपेक्टेशंस की थी। उसने सोचा, अगर मैं उस वक्त सोचता कि जो भी मदद मिलेगी वह मेरे लिए बोनस होगी, तो शायद मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि हमें खुद से भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अक्सर लोग अपने आप से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो खुद को दोष देने लगते हैं। पंकज ने सोचा, यार मैं भी तो ऐसा करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं खुद को ही बुरा भला कहता हूँ। लेकिन अब समझ आया कि मुझे खुद से भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। एक दिन पंकज ने अपनी इस नई समझ को अप्लाई करने का फैसला किया। ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन थी। पहले वह प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहता था। वह सोचता था कि उसे हर सवाल का जवाब परफेक्टली देना चाहिए, वरना लोग उसे जज करेंगे। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर कहीं गलती हो भी गई तो यह दुनिया का अंत नहीं है। हर इंसान गलती करता है। उस दिन पंकज ने बहुत रिलैक्स्ड होकर प्रेजेंटेशन दी। उसने महसूस किया कि उसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर थी, क्योंकि वह अनावश्यक दबाव में नहीं था। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपेक्षाओं को समायोजित करना शुरू किया। जब भी वह दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत करता तो उनसे कुछ पाने की बजाय उस पल को एंजॉय करने की कोशिश करता। अगर कोई उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वह खुद से कहता, शायद उनकी अपनी प्रायोरिटीज और लिमिटेशंस हो, मैं उनके लिए डिसअपॉइंटेड क्यों हूं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी, जो लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना सीख जाते हैं वे जिंदगी के हर फेज में ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। पंकज ने सोचा, यार ये सही बात है। जब मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लेता हूं तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। मुझे अब हर चीज में परफेक्शन नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं उस पल को समझूं और एंजॉय करूं। एक दिन पंकज की बहन ने उसे फिर कॉल किया। उसने बताया कि वह उसकी सलाह के बावजूद एक बिजनेस डिसीजन में लॉस कर बैठी है। पहले पंकज शायद उस पर गुस्सा करता कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी, लेकिन अब उसने काल्मली जवाब दिया, कोई बात नहीं। तुमने अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन लिया होगा। अब इससे जो सीखा जा सकता है उस पर ध्यान दो। बहन ने कहा, पंकज तू सच में बदल गया है। पहले तू छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाता था, लेकिन अब तू सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हैंडल करता है। पंकज मुस्कुराया और मन ही मन किताब को धन्यवाद दिया। अब पंकज के लिए जिंदगी का हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट बन गया था। उसने हर सिचुएशन में खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, मैं इस सिचुएशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? क्या मेरी अपेक्षाएं वास्तविक हैं? अगर चीजें मेरी सोच के हिसाब से नहीं हुई तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? धीरे धीरे पंकज ने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगा है। उसे अब छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। पंकज अभी भी किताब के अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ रहा था और हर चैप्टर उसके लिए जिंदगी को नए नजरिए से देखने का एक मौका था। पंकज ने अगली सुबह अपनी किताब उठाई। अब तक के तीनों लेसन्स ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसे लगने लगा था कि वह हर दिन एक नया व्यक्ति बन रहा है। अब जब उसने चौथा लेसन पढ़ना शुरू किया तो उसने टाइटल पर गौर किया, प्रैक्टिस नॉन ड्यूअल थिंकिंग। उसने गहरी सांस ली और सोचा, चलो देखते हैं ये क्या नया सिखाने वाला है। किताब की पहली लाइन ने उसे तुरंत सोचने पर मजबूर कर दिया।
Non-dual thinking means stepping away from either or thinking and embracing both and perspectives. पंकज ने कुछ पल रुककर इसे समझने की कोशिश की। उसने किताब में आगे पढ़ा कि ज़्यादातर लोग हर चीज़ को बाइनरी टर्म्स में देखते हैं, सही या गलत, अच्छा या बुरा, सफलता या असफलता। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी और सादी नहीं होती। पंकज ने सोचा, यार ये बात तो सही है, मैं भी तो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखता हूँ। या तो चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए या फिर वे बेकार हैं। मुझे ग्रे एरियाज में सोचने की आदत ही नहीं है। किताब ने एक बेहद दिलचस्प उदाहरण दिया। इसमें लिखा था कि स्टेबिलिटी और चेंज, जो कि एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, दरअसल एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में स्टेबिलिटी का मतलब है कि चीज़ें अभी ठीक चल रही हैं, लेकिन चेंज का मतलब है कि उनमें सुधार की गुंजाइश है। दोनों को एक साथ समझने से ही हम सही डिसीजंस ले सकते हैं। पंकज ने इसे अपने जीवन पर लागू करने की कोशिश की। उसे याद आया कि जब वह अपनी पहली नौकरी कर रहा था तो उसे स्टेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन जब वह उस स्टेबिलिटी में अटक गया तो वह धीरे धीरे डिससैटिस्फाइड हो गया। तब उसने नौकरी बदली, लेकिन वह चेंज को लेकर इतना घबराया हुआ था कि उसने पूरी तरह से एंजॉय ही नहीं किया। अब उसे समझ आया कि अगर उसने तब स्टेबिलिटी और चेंज को एक साथ देखा होता तो शायद वह उस ट्रांजिशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता। उसने सोचा, तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी बुरी नहीं है और चेंज भी डरावना नहीं है। दोनों का एक साथ होना जिंदगी को आगे बढ़ाता है। किताब में एक और बात थी जिसने पंकज को डीपली प्रभावित किया। इसमें लिखा था कि अक्सर हम रिश्तों में भी ड्यूअल थिंकिंग करते हैं। किसी को या तो हम कंप्लीटली अच्छा मानते हैं या कंप्लीटली बुरा, लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति में दोनों ही पहलू होते हैं। पंकज को तुरंत अपनी बहन के साथ हुई एक पुरानी बहस याद आ गई। एक बार उसकी बहन ने उसके फैसले को गलत बताया था और पंकज ने गुस्से में उससे कह दिया था, तुम हमेशा मुझे जज करती हो, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। उसकी बहन ने उसे कभी कभी डांटा जरूर था, लेकिन वही बहन हर मुश्किल समय में उसके साथ भी खड़ी रहती थी। उसने सिर्फ बहन की एक बात को पकड़कर उसे पूरी तरह गलत ठहरा दिया था। उसने खुद से कहा, यार ये तो मैं हर जगह करता हूं। या तो चीजें 100% परफेक्ट होनी चाहिए या फिर मुझे लगता है कि वे पूरी तरह बेकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिंदगी तो दोनों का मिश्रण है। किताब ने एक और शानदार बात कही। इसमें लिखा था कि ड्यूअल थिंकिंग हमारी डिसीजन मेकिंग को भी प्रभावित करती है। जब हम किसी डिसीजन को सही या गलत के चश्मे से देखते हैं तो हम बाकी संभावनाओं को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम बोथ एंड के नजरिए से सोचते हैं तो हमें नए सॉल्यूशंस दिखाई देने लगते हैं। पंकज ने इसे समझने के लिए एक घटना पर गौर किया। उसके ऑफिस में एक बार यह तय करना था कि वे एक पुराने क्लाइंट के साथ काम जारी रखें या नहीं। पुराने क्लाइंट के साथ काम करने से कम प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन नए क्लाइंट्स ढूंढने में रिस्क भी था। पंकज ने उस वक्त ड्यूअल थिंकिंग में फंसकर कहा था, या तो हम इस क्लाइंट को छोड़ दें या फिर इसे बिना किसी सवाल के जारी रखें। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अगर उसने बोथ एंड के नज़रिए से सोचा होता तो वह कह सकता था, हम इस क्लाइंट को फिलहाल जारी रखते हैं, लेकिन साथ ही नए क्लाइंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन शुरू कर देते हैं। उसने खुद से कहा, यार ये तरीका तो कितना प्रैक्टिकल है। मैं हर बार चीज़ों को आइदर और में देखने की आदत में फंस जाता हूं, लेकिन अब मुझे इसे बदलना होगा। पंकज ने धीरे धीरे इस नॉन ड्यूअल थिंकिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू किया। एक दिन उसकी बहन ने उससे कहा कि वह शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो रही है। पंकज पहले तो अपसेट हो गया। उसे लगा, या तो वह मेरे साथ रहती है और हमारा रिश्ता कायम रहता है, या फिर वह शिफ्ट होकर मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और सोचा, शायद ये आइदर और वाली सोच सही नहीं है। बहन शिफ्ट जरूर हो रही है, लेकिन हमारा रिश्ता तभी खराब होगा जब मैं उसे मेंटेन नहीं करूंगा। दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। वह वहां अपनी जिंदगी बसा सकती है और हम अपना रिश्ता कायम रख सकते हैं। उसने बहन से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम जहां रहोगी हम कनेक्टेड रहेंगे, बस तुम्हें ज्यादा कॉल्स करना पड़ेगा। बहन ने हंसते हुए कहा, पक्का भैया।
इस नए तरीके से सोचने ने पंकज को पहले से ज्यादा काल्म और ओपन माइंडेड बना दिया। पहले वह किसी भी नई स्थिति को लेकर एंग्शियस हो जाता था, लेकिन अब वह हर स्थिति को इस नजरिए से देखने लगा कि उसमें अपोजिंग आइडियाज को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। एक दिन ऑफिस में उसका एक जूनियर बड़ी परेशानी में उसके पास आया। वो एक प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूजन में था। उसने पंकज से कहा, सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें इस प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क लेना चाहिए या सेफ स्ट्रैटेजी पर बने रहना चाहिए। पंकज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोनों को मिलाने की कोशिश करो। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि या तो हमें बहुत रिस्क लेना है या बिल्कुल सेफ रहना है? दोनों के बीच का रास्ता निकालो। कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लो, लेकिन बैकअप प्लान भी तैयार रखो। जूनियर ने उसकी बात मानी और कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट को सक्सेस में बदल दिया। उसने पंकज से कहा, सर, आपका तरीका सच में काम करता है। मैंने पहली बार सीखा कि दोनों आइडियाज को साथ में कैसे रखा जा सकता है। पंकज ने मन ही मन किताब को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि इस लेसन ने उसे न केवल अपने पर्सनल डिसीजंस में बल्कि अपने प्रोफेशनल जीवन में भी बेहतर बना दिया था। अब पंकज को नॉन ड्यूअल थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा समझ में आ गया था। ये उसे केवल सही और गलत के चक्कर से बाहर निकालकर चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देता था। उसने खुद से कहा, यार, जिंदगी कोई सिंपल मैथ इक्वेशन नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है जिसमें हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखता रहूंगा तो हमेशा कुछ ना कुछ मिस करूंगा। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पंकज की जिंदगी में अभी और भी बदलाव आने वाले थे और किताब के अगले चैप्टर्स ने उसके लिए और भी नए रास्ते खोलने का वादा किया था। पंकज ने अगली सुबह किताब का नया चैप्टर खोला। अब तक की सीखों ने उसकी सोच और जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। वह हर नए चैप्टर के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए और ज्यादा प्रेरित महसूस कर रहा था। चौथे लेसन का टाइटल था कल्टीवेट कोर वैल्यूज। उसने ये शब्द जोर से पढ़े और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो देखते हैं कोर वैल्यूज पर क्या सीखने को मिलता है। किताब की पहली लाइन ने उसका ध्यान तुरंत खींच लिया। कोर वैल्यूज एक्ट एज योर इंटरनल कंपास ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। उसने इसे दोबारा पढ़ा और सोचा, मतलब जब सब कुछ बदल रहा हो और कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो हमारी कोर वैल्यूज ही हमें सही दिशा दिखा सकती हैं। किताब में लिखा था कि जिंदगी में बदलाव तो लगातार होता रहेगा, इसे रोकना हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी कोर वैल्यूज को पहचान लें और उनसे जुड़े रहें तो कोई भी बदलाव हमें गुमराह नहीं कर सकता। पंकज ने कुछ देर के लिए किताब बंद की और सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मेरी कोर वैल्यूज क्या हैं? क्या मैंने कभी इसके बारे में सोचा है? वह चुपचाप बैठा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि जब उसने कॉलेज में पहली बार डिबेट कंपटीशन जीता था तो उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई थी कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से तैयारी की थी। उस वक्त उसे समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि ईमानदारी और मेहनत उसकी कोर वैल्यूज में से एक है। फिर उसने अपनी पहली नौकरी के बारे में सोचा। वह उस नौकरी में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन जब कंपनी ने उसे एक ऐसा काम दिया जो उसकी नैतिकता के खिलाफ था तो उसने मना कर दिया। उस समय वह घबराया हुआ था कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, लेकिन फिर भी उसने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। आज उसे एहसास हुआ कि नैतिकता और आत्मसम्मान भी उसकी कोर वैल्यूज का हिस्सा है। किताब में आगे लिखा था कि अपनी कोर वैल्यूज को पहचानने के लिए हमें उन पलों पर ध्यान देना चाहिए जब हमने अपने दिल की बात सुनी और जो सही लगा वह किया। पंकज ने मन ही मन सोचा, शायद मुझे अपनी वैल्यूज को बेहतर तरीके से पहचानने और उन्हें क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है। अगर मैं अपनी वैल्यूज को साफ समझ लूं तो जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला लेना आसान हो जाएगा। किताब ने उसे एक अभ्यास करने को कहा। इसमें लिखा था कि अपने आप से पूछो, What truly matters to you? What are the principles you are unwilling to compromise on, no matter the circumstances? पंकज ने एक कागज उठाया और उन सवालों का जवाब देने लगा। उसने लिखा, 1. ईमानदारी। मैं कभी झूठ बोलकर या किसी का नुकसान करके आगे नहीं बढ़ सकता। 2. मेहनत। मैं शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं करता। मेहनत से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। 3. परिवार। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले है। चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं उन्हें प्रायोरिटाइज करता हूँ। 4. सीखना। मैं हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ। उसने अपने जवाबों को पढ़ा और महसूस किया कि ये 4 वैल्यूज़ उसकी ज़िंदगी की नींव है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, यार, ये तो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अगर मैं हर डिसीजन इन वैल्यूज़ के आधार पर लूँ तो मुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अब उसने किताब में आगे पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था कि कोर वैल्यूज़ सिर्फ हमें स्टेबिलिटी नहीं देती, बल्कि हमारी रेजिलियंस को भी बढ़ाती हैं। जब हम अपने डिसीजंस को अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करते हैं तो हमें खुद पर विश्वास बढ़ता है। पंकज को एक बार ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही थी। उसके मैनेजर ने उससे कहा था कि उसे कॉम्पिटिटर के बारे में गलत जानकारी देकर क्लाइंट को कन्विंस करना होगा। पंकज ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उस वक्त उसे लगा था कि उसकी नौकरी खतरे में है, लेकिन बाद में क्लाइंट ने उसकी ऑनेस्टी की तारीफ की और डील को फाइनलाइज कर दिया। अब उसे समझ आया कि उस दिन उसने अपनी कोर वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज किया था और यही वजह थी कि वह अपने फैसले पर गर्व कर सका, चाहे कुछ भी हो। किताब ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। इसमें लिखा था कि कोर वैल्यूज़ हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाने में मदद करती है। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है तो हम उन चीज़ों पर समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो हमारी प्रायोरिटीज़ के बाहर है। पंकज ने इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं अक्सर ऐसे कामों में उलझ जाता हूं जो मेरी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ज़रूरी नहीं है। अगर मैं अपनी कोर वैल्यूज़ पर ध्यान दूं तो शायद मैं अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकूं। अब उसने हर दिन एक नई आदत डालनी शुरू की। वह सुबह उठकर अपनी कोर वैल्यूज़ को एक बार ज़ोर से पढ़ता, फिर दिन भर के लिए अपने कामों की लिस्ट बनाता और यह देखता कि क्या वे उसकी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है। अगर कोई काम उसकी वैल्यूज़ से मेल नहीं खाता तो वह उसे अवॉइड करने की कोशिश करता। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। वह अपने बिजनेस में फंसी एक एथिकल डिलेमा के बारे में बात कर रहा था। उसने पंकज से पूछा, यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे प्रॉफिट के लिए एथिक्स से समझौता करना चाहिए? पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यह सवाल तो मुझे भी कभी कभी परेशान करता है, लेकिन एक बात मैंने सीखी है, अगर तुम अपनी कोर वैल्यूज़ के खिलाफ जाओगे तो शायद तुम टेम्पोरेरी प्रॉफिट कमा लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा वो करो जो तुम्हारी वैल्यूज़ से मेल खाता हो। दोस्त ने उसकी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, यार, तू सही कह रहा है। मैंने कभी अपनी वैल्यूज़ को इतनी क्लियरली नहीं देखा, लेकिन अब मैं इस पर काम करूंगा। पंकज ने मन ही मन किताब को फिर से धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि अपनी कोर वैल्यूज़ को पहचानने और उन्हें हर डिसीजन में लागू करने से उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा मीनिंगफुल हो गई थी। अब पंकज को हर बदलाव, हर चुनौती और हर नए अवसर के साथ अपनी कोर वैल्यूज़ की गहराई में जाने का मौका मिल रहा था और हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करता था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किताब के अगले चैप्टर्स ने पंकज को और भी गहरी समझ और नई सीखों का वादा किया था। पंकज के जीवन में किताब से मिले सभी लेसन्स ने गहरी छाप छोड़ी थी। उसने मास्टर ऑफ चेंज को एक गाइड की तरह अपनाया और अपनी सोच, फैसले और जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। हर नया पाठ उसे और मजबूत और संतुलित बना रहा था। अब जब उसने किताब खत्म की तो वह आखिरी बार उसे पढ़ने बैठा। उसने उन सभी लेसन्स पर नजर डाली। एम्ब्रेस रगड फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ चेंज, मैनेज एक्सपेक्टेशंस, प्रैक्टिस नॉन डुअल थिंकिंग और कल्टिवेट कोर वैल्यूज। हर लेसन ने उसे एक नई दिशा दी थी, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करने में था। पंकज ने महसूस किया कि उसने अब तक सीखी गई बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में जीना शुरू कर दिया था। उसने अपनी समस्याओं को सही या गलत के नजरिए से देखना बंद कर दिया और हर स्थिति में अवसर ढूंढना सीख लिया। वह अब बदलाव से घबराता नहीं था, बल्कि उसे अपनाने के लिए तैयार रहता था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा मौका आया। कंपनी एक नई ब्रांच खोलने जा रही थी और पंकज को उसे संभालने का ऑफर दिया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इसके साथ अनिश्चितताएं भी थीं। पहले का पंकज शायद इस मौके से बचने की कोशिश करता, लेकिन अब वह
बदल चुका था। उसने अपनी कोर वैल्यूज को याद किया, ईमानदारी, मेहनत, सीखना और परिवार। उसने खुद से पूछा, क्या यह मौका मेरी वैल्यूज के साथ मेल खाता है? जवाब साफ था। पंकज ने वह जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार कर ली। उसने सोचा, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं अपनी वैल्यूज और किताब की सीखों के साथ इसे संभाल लूंगा। इस नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पंकज ने पाया कि उसने जो कुछ सीखा था वह केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं था, बल्कि हर क्षेत्र में काम आता था। उसने अपनी टीम को भी यही सिखाया कि बदलाव को अपनाना सीखें और अपनी वैल्यूज को कभी न छोड़ें। धीरे धीरे पंकज ने महसूस किया कि अब वे हर स्थिति में शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता था। उसकी बहन, जिसने पंकज में यह बदलाव देखा था, ने एक दिन उससे कहा, भैया, तुम पहले से इतने बदल गए हो। तुम अब हर मुश्किल को बहुत आसानी से संभाल लेते हो। ये सब कैसे हुआ? पंकज मुस्कुराया और किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब मैंने इस किताब से सीखा, लेकिन असली बात यह है कि मैंने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि इसे जिया। इसने मुझे सिखाया कि बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। बदलाव ही हमारी असली ताकत बन सकता है। उसकी बहन ने किताब उठाई और उसे पढ़ने का वादा किया। पंकज को खुशी हुई कि वह किताब की सीखों को दूसरों के साथ भी बांट पा रहा था। कुछ महीनों बाद पंकज की कंपनी की नई ब्रांच सफलतापूर्वक चलने लगी। पंकज ने अपने और अपनी टीम के प्रयासों पर गर्व महसूस किया, लेकिन सबसे बड़ी जीत उसके लिए यह थी कि उसने खुद को हर चुनौती के लिए तैयार पाया।